जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रभात और पीसीएस शिक्षा के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं वो टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इसकी चर्चा आज हर किसी सरकारी कर्मचारी के आज मुंह पे है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 8th पे कमीशन की। 8th पे कमीशन की चर्चा यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि आज के समय में ये एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है और हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ये जानना चाह रहा है या ज्यादा से ज्यादा इस पे कमीशन के बारे में समझना चाह रहा है। तो हम भी इसमें पीछे नहीं रह रहे हैं और निश्चित रूप से 8th पे कमीशन के अलावा भी इसके पूरे इतिहास को खंगालने का हम प्रयास करने जा रहे हैं और सरल शब्दों में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये पे कमीशन ही क्या होता है, कब कब ये पे कमीशन लाया जाता है, क्या इसकी सारी अनुशंसाओं को सरकार मान लेती है और जब पे कमीशन आता है तो क्या अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए, इन तमाम प्रश्नों की जानकारी हम लेंगे अपने इस वीडियो में। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके लिए होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मेंस में इस टॉपिक का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न इस बार बन सकता है क्योंकि 17वीं बीपीएससी का मेंस अभी अप्रोचिंग है। इसके अलावा यूपी पीसीएस का मेंस अभी अप्रोचिंग है। संभव है कि ऐसे परीक्षाओं में, मेंस के परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था के पृष्ठ पे आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आइए चलते हैं और यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा हम लोग अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जितने भी पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए ये एक हॉट टॉपिक है, ये एक समसायिक टॉपिक है, समसायिक मुद्दा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पे कमीशन क्या होता है और इसे कब कब गठित किया जाता है, क्या रहा है इसका इतिहास। तो पे कमीशन के बारे में यदि हम बात करें तो केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवानिवृत्ति और लाभ और अन्य सेवा शर्त संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समय समय पर गठित किया जाता रहा है। कुल मिला के हम यदि ये कहें कि ये सरकार का ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत सरकार अपने कर्मचारी और अधिकारियों का एक निश्चित समय पे या समय समय पे उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए और महंगाई से लड़ने के लिए उसके वेतनमान को लगातार रिवाइज करती रहती है। और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जो महंगाई का प्रभाव है, इस महंगाई के प्रभाव से व्यक्ति विशेष या उसका पूरा परिवार बचता रहे और समय के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहे, उसके जीवन स्तर में, गुणवत्ता में सुधार हो। इसका सीधा संबंध एसडीजी गोल से भी है। आइए अब समझते हैं कि इतिहास क्या रहा है। इतिहास आपको पता है कि देश जब आजाद भी नहीं हुआ था तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार के अंदर, औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत जो भी काम कर रहे थे उसके लिए सबसे पहला वेतन आयोग लाया गया था और यह वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। इस वेतन आयोग में लगभग 55 रुपए के आसपास लोगों की मासिक सैलरी की गई थी। कितना बढ़ा है इसका हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। दूसरी, जो पे कमीशन का गठन किया गया था 1957 में इसको गठित किया गया। 1957 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इसको भी लागू किया गया। और तृतीय जो वेतन आयोग है इसे 1970 में लाया गया था। ठीक उसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठा वेतन आयोग देखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण वेतन आयोग है जो मुख्य रूप से 2004 से ड्यू था, बाद में इसे 2006 में लाया गया और इसे आगे लागू किया गया था। उसी तरीके से सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 से इनमें इसका गठन किया गया था। 2016 में इसे लाया गया था और डीए के साथ, मतलब कुल मिला के इसके बैक ड्यू के साथ इसको कर्मचारियों को दिया गया था। और इस समय जो अनुशंसा जो समिति थी उस समिति को हम लोग माथुर समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजय माथुर इनका नाम था। जस्टिस अजय माथुर के नेतृत्व में यह समिति ने अपनी अनुशंसा सौंपी थी और उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, जिस अनुशंसा को कुछ को सरकार ने माना और कुछ को सरकार ने
नहीं माना। तो पे कमीशन सबसे पहले जानने वाली बात यह है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। पहली चीज तो ये है कि संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि एक ऐसे समय अंतराल के बाद आपको पे कमीशन का गठन करना पड़ेगा। तो फिर सरकार क्यों गठन करती है इसका? तो जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए इसे लगातार करती है। और ये आप देखेंगे चर्चा में आज ये इसलिए हो रहा है, ये पूरा का पूरा मुद्दा चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि हाल फिलहाल में ही 16 जनवरी को अश्वनी वैष्णव के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई है कि सरकार अब 8th पे कमीशन के लिए अब समिति गठित करने जा रही है, और समिति गठित करके जिसके रिकमेंडेशंस को जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। ठीक इसी के पहले एक और मीटिंग हुई थी जब बजट चल रहा था, उस दौरान भी ऐसे प्रश्न को किया गया था, तो सरकार ने सिरे से इसको नकार दिया था और कहा था कि अभी 8वें पे कमीशन से रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं चलेगी। तत्काल अभी 7वां पे कमीशन चल रहा है और इस पे कमीशन के अनुसार जो मिनिमम वेतनमान है वो वेतनमान, सरकारी वेतनमान जो है वो बेसिक सैलरी 18,000 निर्धारित किया गया था। अब चलिए इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। जरा समझिए, ये दैनिक जागरण का ही आप देखेंगे, ये पूरा पेपर में इस बात को लाया गया था। कब कब वेतन आयोग, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी तक स्वतंत्रता 1946 से लेकर आप देखेंगे स्वतंत्रता के पहले पहला वेतन आयोग लाया गया था, 1946 में लाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे अभी तक 7 वेतन आयोग लाया जा चुका है। कैसे पेमेंट में ग्रोथ हुआ है, इससे ही आपको 8वें वेतन आयोग में पेमेंट में ग्रोथ का आइडिया लग पाएगा। देखिए, पहला वेतन आयोग जब लाया गया था 1946 में, तो इस समय जो न्यूनतम वेतनमान किया गया था वो ₹55 मतलब 55 रुपये किया गया था, और इस समय जो ग्रोथ हुआ था टोटल वो 14.2% किया गया था। आपको याद रखें कि यह औपनिवेशिक सरकार का शासनकाल था और उसमें 39.6 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव सरकार पर पड़ा था। द्वितीय जब वेतन आयोग लाया गया था उस समय देश आजाद हो चुकी थी, और ये 1957 का वेतन आयोग है जिसे लाने पर 20.6% का वृद्धि किया गया था। तीसरे में ये वेतन 196 हो जाता है, चौथे में 750 हो जाता है, ये न्यूनतम वेतनमान बताया जा रहा है। पांचवी में 2550 होता है, और ये 5वें से 6ठे का जो वेतन आप देख रहे हैं 54% की वृद्धि, ये सबसे बड़ी वृद्धि थी। 6ठा वेतन आयोग जो लाया गया था 2006 में, जब इसको लाया गया था तो ये वेतन आयोग सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला वेतन आयोग था, जहां पे 54% का वृद्धि हुआ था। उसके बाद 7वां वेतन आयोग को यदि आप देखेंगे तो इतिहास में स्वतंत्रता के बाद सबसे कम कहीं वेतन में वृद्धि हुई थी, तो 7वें वेतन आयोग में वृद्धि हुई थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अभी तक जितने भी वेतन आयोग में वृद्धि की गई थी वो सारे वेतन आयोग में लगभग 20% से ज्यादा किया गया था। लेकिन अकेला ये 7वां वेतन आयोग है जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 2016 से प्रभावी होता है। इस वेतन आयोग के अंतर्गत न केवल सबसे कम वृद्धि दी गई थी, बल्कि इसी वेतन आयोग के लागू होने के बाद आप देखेंगे कोरोना का प्रभाव भी देखने को मिला था, और इसी वेतन आयोग में आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक लंबे समय के लिए लगभग 1.5 से 2 सालों के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का डीए भी बंद कर दिया गया था, और उसका कारण क्या था? कोरोना था। तो अब सरकार यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरीके का कर्मचारी के संघ के द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया गया है, और समय से, हालांकि थोड़ा सा लेट ही है, लेकिन सही समय पर सरकार ने पे कमीशन का गठन कर दिया है और कहा है कि जनवरी 2026 तक इस पे कमीशन की अनुशंसाओं को मान लिया जाएगा। अब जरा यहाँ पे ये देखते हैं कि 7वां पे कमीशन में क्या क्या हुआ है, और फिर उसके बाद 8वें के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। इसलिए 7वें पे कमीशन के जरा हम देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, और पे मैट्रिक्स को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वास्तव में क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं, पहले 7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स को देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये 7th पे कमीशन के अंतर्गत जो पे मैट्रिक्स होता था उसका ये टेबल है। यहीं से आपको अनुमान लगेगा कि 8वें पे कमीशन के अंतर्गत क्या हो सकता है। तो अनुशंसाएं अभी तो पे गठित भी नहीं हुई है, कमेटी गठित करने का ऑर्डर दिया गया है, अभी किसके अंतर्गत ये होता है ये देखने वाली बात होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि
जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय जितने भी हैं, उस सेंट्रल एम्प्लॉय के यदि आप पूरे वेतन को देखेंगे तो मुख्य रूप से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 और 8, लगभग 8 तरीके का वेतनमान यहाँ पे दिया जाता है। पहला जो वेतनमान है, जो पे बैंड आप देख रहे हैं, वो पे बैंड 7वें पे कमीशन में 5200 से लेकर 20,200 रुपये निर्धारित किया गया था। और ये लगभग, ये वेतन आप देख रहे हैं लगभग ग्रेड सी और डी का है। ग्रेड सी और डी के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए ये वेतनमान जो है वो आप देखेंगे। पहले ग्रेड पे 1800 से पहले जो शुरू होता था, इसमें आप देखें कि सबसे पहला वेतनमान जो है 1800 रुपये से शुरू होता था। ये क्या है, ग्रेड पे है। पहले ग्रेड पे के आधार पे ही वेतन निर्धारित किया जाता था। ये ग्रेड पे है 1800, 1900, 2000, 2400, 2800। तो ये 2800 वाला जो ग्रेड पे होता है, ये ऑलमोस्ट आप समझें कि जो ग्रेड सी है उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद आपका वेतन चला जाता है ग्रेड 2 में चला जाता है। ये ग्रेड 3 तक रहता है और यहाँ पे 3 आप इसको ग्रेड बी कहें। यहाँ से 4200 रुपये जो ग्रेड पे है वहाँ से स्टार्ट होकर ये जाता है 5400 रुपये से, और 5400 रुपये से जो ग्रेड पे स्टार्ट होता था, यहाँ से ग्रेड 1 की स्टार्टिंग हो जाती थी और अंतिम जाया जाता था। अब जरा समझते हैं यहाँ पे किस तरह के, तो आप देखेंगे कि पे लेवल आप देखेंगे प्रत्येक ग्रुप में लगभग 5 तरीके का पे लेवल दिया गया है। तो आप देखें जरा, ये 18,000 का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, सबसे निम्नतम आयु, ये कहाँ से आया था? तो जरा इसके लिए आपको 6 पे कमीशन के अंतर्गत जो वेतन था इसको देखने की आवश्यकता है। तो छठा जो वेतन आयोग आया था, उस समय लगभग जो सैलरी थी, जो मिनिमम सैलरी थी, वो मैंने अभी स्लाइड में आपको बताने का प्रयास किया था। जरा यहाँ पे देखें कि छठे वेतन आयोग के समय क्या सैलरी बन रही थी। तो देखें जरा यहाँ पे हम लोग, तो ये देखिए, ये छठा वेतन आयोग में जो सैलरी थी 2550 से लेकर 7,000 रुपये हुआ था। तो ये कैसे हुआ था और 7,000 से, ये 3 चीजों से आपको ये फैक्टर्स पता चल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, तो 2550 रुपया जो था वो आप देखेंगे कि जब मिनिमम सैलरी किस समय, छठे के समय जब सैलरी हो गई थी, यही सैलरी मतलब 5वें में था और ये छठे में हुआ, तो ये 7,000 रुपये हो गया था। तो ये 7,000 रुपये आप देख रहे हैं, सीधा सीधा यहाँ पे जो ग्रोथ आपको दिख रहा है, ये आप फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो लगभग 2.5 गुने से आपको ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि सैलरी किस तरीके से यहाँ पे निर्धारित की जाती है और क्या यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, क्या वो फार्मूला लगाया जाता है जिस फार्मूला के आधार पे आप अपने सैलरी या किसी की भी सैलरी को देखा जा सकता है। मान लेते हैं, चलिए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं आज के दौर में आपकी जो बेसिक सैलरी है, वो बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है। एक रफ आइडिया मान लेते हैं, 20,000 का कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो 20,000 रुपये की जो है वो बेसिक सैलरी है आपकी। और आज के डेट में आप देखेंगे जो डेयरनेस अनाउंस है, जो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए प्रति 6 महीने पे होता है, तो ये डेयरनेस अनाउंस जो है आज के डेट में 53% है। यदि जनवरी 2026 तक की बात करें तो 2 बार ये और आएगा, मान के चलें कि ये 60% होने का संभावना है। ठीक है, तो आज के डेट में यदि बेसिक अदर देन अनाउंसेज की बात करें, यदि आपके पास कोई भी अनाउंस में नहीं जोड़ो, तो आपका सैलरी कितना हो जाना चाहिए? तो 20,000 और प्लस 12,000, मतलब जो सैलरी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत 20,000 रुपये जो न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई थी, आज 10 वर्षों के बाद या 10 वर्षों के समय आपकी वही सैलरी कितनी हो गई है? 32,000 रुपये ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका ऑलरेडी आपके सैलरी में 160% का ग्रोथ हो चुका है। अब सरकार यदि यहाँ से पे कमीशन को ला रही है, तो पे कमीशन के पहले जो 7वां पे कमीशन था, उस पे कमीशन में एक चर्चा की गई थी कि जब आपका डेयरनेस अनाउंस 50% हो जाएगा तो इस 50% को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्षों पे ही इसका फाइनलाइजेशन कर दिया जाएगा, जो जनरली आप पीएसयू में आप देखने को मिलेंगे, बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी चूंकि 50% पार कर चुका है डीए, सरकार ने वैसा कोई डिसीजन लिया नहीं था, इसलिए सरकार यहाँ पे चुप्पी साधे हुई थी कि अभी यहाँ पे क्या करेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लग पा रहा था।
अब सरकार यहाँ से क्या अनुशंसा देती है, जैसा कि लोगों का माना जाए, जो एक्सपर्ट हैं उनका बताना है कि अभी तक आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि 6 से लेकर 12 तक जो भी कर्मचारी हैं, 6 से लेकर पे लेवल से 6 से लेकर 12 तक के बीच में जो भी कर्मचारी है उसके बेसिक सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जरा देखिए यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। जैसे आज की डेट में 20% जो है 20,000 रुपये यदि आपकी सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर यदि लाया जाता है इंटू 2.57 भी यदि लाया जाता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग 50,000 के आसपास बन जाएगी। ठीक है, एक और थंब रूल इसका होता है कि जो आपका वेतन अभी चल रहा है, मान लेते हैं आपका 20,000 का जो सैलरी था अभी बढ़ के कितना हो गया है, 32,000 ये सैलरी हो गया। तो ये सरकार यहाँ पे करती क्या है कि इसी 32,000 को अब क्या कर देगी, आपको बेसिक के रूप में फिक्स कर देगी। ये आपकी 32 सैलरी है, अब इसके ऊपर डीए कैलकुलेट होगा और सरकार यहाँ पे क्या दावा करेगी कि हमने साहब आपके वेतन को कितना कर दिया है, हमने आपके वेतन को कितना बढ़ा दिया है, तो 160% तक बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे यदि इस 32,000 को सरकार कुछ और भी बढ़ाना चाहे, यदि 40% यहाँ पे कुछ और बढ़ाना चाहे, तो अभी तक का जो एवरेज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल 7वें वेतन आयोग को देख दिया जाए, जहाँ पे सबसे कम वेतन में ग्रोथ किया गया था, उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि 14% ही ऑन एन एवरेज देखने को मिला था, तो अभी तक 20% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका वेतन 20,000 रुपये बेसिक सैलरी था, वो इस बार यदि बात किया जाए तो मुख्य रूप से यदि सरकार 20% भी ग्रोथ के ऊपर जाती है, 20% भी ग्रोथ के ऊपर जाती है, तो लगभग 2.57 फैक्टर होगा, तो उसका बेसिक सैलरी 50,000 रुपये हो जाने की संभावना बन रही है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो बेसिक लेवल है आपका 6 से 12 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके साथ ही जितने भी अलाइड और 1 से लेके 5 तक जहां पे सैलरी कम होती है उसको 25% तक बढ़ाया जाता है और आगे थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि जो गैप है हायर बैंड और लोअर बैंड के बीच में थोड़ा सा कम हो। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि केवल यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी ही इनहांस नहीं होती है। पे कमीशन जब भी आता है तो केवल बेसिक सैलरी ही इनहांस नहीं होती है, बल्कि इसके साथ पे एंड अनाउंसेज जो होते हैं उसके अंतर्गत भी बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है, जो आज के महंगाई के अनुसार हो। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो अभी वेटेड जो चीज है वो टीपीटी है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट अनाउंस कहते हैं। सरकार 7वें पे कमीशन के अंदर इस ट्रांसपोर्ट अनाउंस के कोई जवाब नहीं दी थी, सिर्फ एक सिटी में इसको बढ़ाया था। जो पहले 1800 रुपये का मिनिमम मिल रहा था वो वैसा ही मिल रहा है। और आज के डेट में देखेंगे जो तेल की कीमत जो 2007वें पे कमीशन की थी उसके सापेक्ष आज के तेल की कीमत में 4 गुने से ज्यादा का वृद्धि हो चुका है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा जो मुख्य वेतन है जहां पे सरकार ग्रोथ का इंतजार कर रही है वो HRA है, हाउस रेंट अनाउंस है। आज के डेट में जो हाउस रेंट अनाउंस है लगभग 27% एक सिटी में है और सिमिलरली आप देखेंगे 9% और 18% का स्लॉट अभी चल रहा है, जो पहले 6, 12 और 24 का हुआ करता। तो यहाँ भी देखने को मिलता है जो बेसिक, क्योंकि ये सारा का सारा पेमेंट किस पे डिनोट करता है, आपकी बेसिक सैलरी पे डिनोट करता है। तो जैसे ही बेसिक सैलरी में 2.57 या इसके आसपास का यदि आप देखेंगे ग्रोथ, फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 2.5 से ज्यादा होता है और ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ आप मान के चलें कि आपके वेतन में संभव है कि 20% का ग्रोथ देखने को मिल जाए। ठीक है, हालांकि सरकार ये 14% भी दी है पीछे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक और बात है कि सरकार के पास जो ये पे कमीशन अनुशंसा देती है, इस अनुशंसा को 100% मानने के लिए सरकार बाध्य भी नहीं है। तो ये अभी सब कुछ समय के गर्भ में है। सरकार ने सबसे खुशी की बात ये है सभी कर्मचारियों के लिए, सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी है कि चलिए ठीक है, मैं आप पे कमीशन गठित कर दी जाएगी। ठीक है, तो HRA के अलावा दूसरा जो मेजर जो अनाउंसेज है वो है आपका एजुकेशन। जो बच्चों को CA मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन मिलता है, वहां आज के डेट में जो है अभी बढ़ाकर पिछले ही बार 36,000 रुपये एक बच्चे के लिए किया गया था। संभव है यहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए राशन अनाउंस पे बात किया जा सकता है। और एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस के पे के ऊपर पिछली बार भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था और इसको
काफ़ी प्रयास किया गया था कि मिलिट्री सर्विस पे चाहे वो जवान हो चाहे वो अधिकारी हो उनके लिए एक रखा जाए, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार यहाँ पे किस तरीके का डिसीजन लेती है। तो अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सका है, जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन आई है, अच्छा सरकार यदि ये 8वां पे कमीशन लेकर आती है तो क्या इम्पैक्ट होगा, इस इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा कोरोना के दौर में चले। कोरोना के दौर में आप सभी ने देखा था कि सरकार एक योजना लेकर आई थी जहां सरकार सभी को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी कि आप पैसा लीजिए और सामान खरीदिए, है ना। सामान खरीदने के लिए प्रमोट कर रहे थे। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर मनी यहाँ पे डंप करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो लगातार नीचे गिर गई थी, कोरोना में बिल्कुल ऋणात्मक तक चला गया था, है ना। इस बार भी स्थिति आप देखेंगे, सरकार 5 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ चल रही है और इस लक्ष्य को चलने में अभी तक जो हमारा ग्रोथ रेट था जीडीपी में 7% का हो रहा था, और इस बार जो ग्रोथ रेट है वो 6% से कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे कि सरकार चाहेगी कि जनता के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। और आपको पता है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, स्पेशली सेंटर, उनकी संख्या लगभग पूरे देश में 49 लाख से ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के यदि आप कहें तो 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इससे प्रभावित, सीधे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो पेंशन ले रहे हैं वो सभी इससे प्रभावित होते हैं। यदि इनके पास पैसा आता है, यदि ज़्यादा पैसा आता है, तो निश्चित रूप से ये पैसा कहाँ जाएगा, ये लगातार या तो इस पैसे का निवेश करेंगे या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप करेंगे। मतलब किसी भी सूरत में ये पैसा मार्केट में आएगा, और जब मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी का रूल होता है कि पैसा जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार निश्चित रूप से दोनों ही तरफ से ध्यान दे रही होगी कि सरकार इतना पैसा बढ़ाया जाए जिससे हमारा मार्केट स्टेबल हो जाए। दूसरी तरफ सरकार ये भी देखेगी इतना भी पैसा मार्केट में नहीं आए जिसके कारण इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा हिडन फैक्टर है, ये सरकार अभी बजट ला रही है, इस बजट में भी इस बात को देखना पड़ेगा कि सरकार टैक्स को लेकर क्या कहती है। एक तरफ सरकार यदि आपको 40% का या 30% का ग्रोथ दे देती है, और दूसरी तरफ यदि आप कहती है कि मैं 3 लाख के बैंड में ही टैक्स को रखूंगा, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सारा पैसा आपका टैक्स के अंदर ही चला जाएगा। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचना आसान नहीं होगा। तत्काल जो पिछला ट्रेंड है उस ट्रेंड को यदि देख के चलें तो ऐसा लगता है कि सरकार कम से कम 20% जो है वो ऑन एन एवरेज सैलरी का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और फिटमेंट फैक्टर शायद 2.57 या उसके आसपास रहने की संभावना है। इसके ऊपर यदि कोई भी अपडेट आता है तो निश्चित रूप से मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने इस अपडेट को लाऊंगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और हम अपने अगले वीडियो में नई समसामयिक मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं और मेरी तकनीकी टीम जहाँ मेरा साथ दे रहे थे श्रीमान अक्षय चौरसिया, इन दोनों को दीजिए विदा। स्टे ट्यून एंड देखते रहें पीसीएस शिक्षा। आएंगे हम आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।